नमस्कार मित्रों, जीडी क्लासे 96 यूट्यूब चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने श्वसन तंत्र के बारे में बेसिक बातें की थी और मैंने आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि ब्रीथिंग और एस्पायरेशन के अंदर क्या अंतर होता है उसके बारे में बात की थी और अपन लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले श्वसन अंगों के बारे में बात की थी। आज उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मानव श्वसन तंत्र पर ले आया हूं और मानव श्वसन तंत्र को अपन दो भागों में बांटकर समझने वाले हैं। पहला ऊपरी भाग होगा और ऊपरी भाग में अपन लोग किसके ऊपर बात करेंगे। ऊपरी भाग में सबसे पहले अपन नोज को पढ़ने वाले हैं और जिसको अपन नाक कहते हैं, और दूसरा भाग अपन किसका पढ़ने वाले हैं, फेरिंग्स का, और तीसरा भाग जो आपका होगा वो कौन सा होगा, लैरिंग्स होगा। ये तीसरा भाग मैंने आपको बताया, ये तीसरा भाग आपका लैरिंग्स वाला भाग हो गया जिसको अपन स्वर यंत्र कहते हैं। और इस तरीके से ये तो हो गया अपना ऊपरी भाग। और दूसरा भाग जो अपन पढ़ने वाले हैं वो हो गया निचला भाग, और निचला भाग होगा उसमें अपन किसको पढ़ेंगे, निचले भाग में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, 4 नंबर हो गया अपना सबसे पहले ट्रेकिया को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ट्रेकिया होगा जिसको अपन कहते हैं श्वास नली, और श्वास नली के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, 5वां पार्ट होगा वो होगा आपका फेफड़ा, और फेफड़ा को अपन कहते हैं लंग्स। क्या कहते हैं, लंग्स, ठीक है ना। तो फेफड़ा या लंग्स, इस तरीके से अपन 5 भाग बनाएंगे और उन 5 भागों को अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले नाक से शुरुआत करते हैं कि आपका जो श्वास है वो नाक के अंदर जाएगा सबसे पहले, इसीलिए इसी को ही पढ़ना है। देख रहे हैं ना आप डायग्राम में नाक को, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है श्वसन तंत्र का जिसमें कोशिश की गई है नाक को यहाँ पर बनाने की, बनता ही यहाँ पर है। सीधी सी बात है, ये जो नाक है मैं यहाँ पर ले आता हूँ डायरेक्ट, आप देखो ये ले आया मैं यहाँ पर, ये नाक में यहां पर ले आया, ये देखो जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना वो नाक में यहां पर ले आया। 2 जगह से ये खुल रहा है, ओपन 2 जगह से हो रहा है, एक यहां से ओपन हो रहा है और एक यहां से ओपन हो रहा है। बाहर की तरफ जो ओपन हो रहा है उसको तो अपन कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल। और यहां पर जो अंदर की तरफ ओपन हो रहा है उसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल। कहने का मतलब ये हो गया, ये तो हो गया बाह्य नासा क्षेत्र और ये हो गया आंतरिक नासा क्षेत्र। बाह्य नासा छिद्र होता है ना, इस नासा छिद्र के पास से यहां से जो आपका जो ये नासा के ऊपर जो स्किन होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड रहती है। बात समझ में आ रही है, क्या रहती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, मतलब घूम जाती है। इस तरीके से जब ये बाहर जो स्किन थी उसके ऊपर हेयर थे, जब ये घूम जाती है तो हेयर अंदर चले जाते हैं। हम लोग इस नासा के, ये जो नासा है ना, नाक है, इस नाक के 3 अलग अलग क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जो नाक दिखाई दे रहा है, इस नाक के बीच में आपको एक सेप्टा दिखाई दे रहा है जो नाक को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। इस सेप्टा को अपन कहते हैं नेजल सेप्टा। क्या कहते हैं, नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। और जो ये नेजल सेप्टम जो होता है, ठीक है ना, नेजल सेप्टम जो होता है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये 2 तरफ से एक ये खुल रहा है एक ये खुल रहा है, मैंने ये एक भाग बनाया जिसका मैं ये एक नेजल सेप्टम जो घेरता है एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहा है।
एक इस भाग के अंदर आपको 3 क्षेत्र दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं ए नंबर लगा रहा, यहां से होते होते यहां तक ए नंबर चलेगा। इसके बाद में इतना, ये वाला मैं यहां पर बी नंबर लगा देता, और इसके बी के बाद में ये वाला क्षेत्र है, इसको मैं सी नंबर लगा देता। मैंने कितने नंबर लगाया? ए बी सी। इसका मतलब इस नाक के अंदर 3 क्षेत्र में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। ए नंबर जो मैंने लिखा है, इसका मैं नाम लिख रहा हूं, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल क्षेत्र कहते हैं। जब नाक की बाहरी जो स्किन है ये फोल्ड होकर अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो ये क्षेत्र दोहरा बन जाता है। इसीलिए मैंने कह दिया कि त्वचा कहा दोहरा आवरण पाया जाता है। इसमें त्वचा कहा दोहरा आवरण, इसका जो फोल्डिंग होती है स्किन की, इसकी वजह से इसमें त्वचा का दोहरा आवरण पाया जाता है। ठीक है, एक बात तो इस वेस्टिब्यूल में ये याद रखनी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात ये जो है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। समझ लीजिए हेयर, ये बिल्कुल छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसको अपन सीलिया कह सकते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं? जैसे ही आप यहां से वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु इनसे टकराती है, इन हेयर से क्या करती? वायु टकराती है। टकराने से यदि वायु के अंदर सूक्ष्म जीव जो होता है, तो वो सूक्ष्म जीव होता है या डस्ट जो होती है, वो डस्ट इस बालों की चिपक जाती है। बालों के जैसे डस्ट चिपक जाती है तो ये बाल भारी हो जाते हैं। बालों के भारी होने से इन जो यहां पर जो जैसे ही बाल भारी हो गए तो बाल के भारी होने से इन बालों के निचले क्षेत्र के अंदर कुछ म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस ग्रंथियां। और ये जो म्यूकस ग्रंथियां होती है, ये जैसे ही बाल भारी हो गया तो म्यूकस ग्रंथियां म्यूकस का स्त्राव कर देती है, और जैसे ही म्यूकस का स्त्राव होता है आपका नाक बहना शुरू हो जाता है। समझ गए? समझ गए? जब जुकाम लगता है, जब राइनो वायरस आपके अंदर घुसता है, वो सूक्ष्म जीव जैसे ही आपके बालों से टकराता है तो नाक काम क्या करता है? उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, आपका नाक बहना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? फिर भी राइनो वायरस अंदर चला जाता है, उसको नाक के अगले पार्टों पर पहुंचते पहुंचते नष्ट करने की कोशिश की जाती है। अपना शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो उससे लड़ने का काम करता है और अंततः उस राइनो वायरस को मार देता है, और अपना जुकाम बिना किसी टैबलेट के लिए सही हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई यदि ऐसा सूक्ष्म जीव जिसको प्रवेश करने से अपने नाक बचाता है, नाक रोक लेता है, तो अपन मुंह से श्वास क्यों ले? नहीं लेना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आपके जो वेस्टिब्यूल वाला भाग है, इसके ऊपर बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। एक मैंने बताया था कि यहाँ पर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाया जाता है? म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। याद रख लेना, इसकी वजह से म्यूकस का स्त्राव होता है। ये तो भाग कौन सा था? वेस्टिब्यूल का। याद क्या रखना है? त्वचा का दोहरा आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर बाल पाए जाते हैं जिसको सीलिया भी कहते हैं, और म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। आते हैं बी पार्ट पर, और जो बी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस बी पार्ट का नाम होता है, याद रख लेना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया
ऑल फैक्ट्री, क्या लिखा है? ऑल फैक्ट्री क्षेत्र। ऑल फैक्ट्री रीजन, क्या लिखा है मैंने? ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रीजन, REGION। ऑल फैक्ट्री रीजन यहां पर है, ध्यान से सुनो। ऑल फैक्ट्री रीजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क होता है ना, उस मस्तिष्क की तंत्रिकाएं आती है, वो तंत्रिकाएं जो कि सीधे आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है, वो कहां पर आकर जुड़ी हुई रहती है? आपके नाक के ऑल फैक्ट्री रीजन से जुड़ी हुई रहती है। समझना, ध्यान देना, मैं सच बता रहा हूं, कोई झूठ नहीं है। ये बातें मैंने पहले पढ़ी है और उसके बाद में आपको बता रहा हूं। आप समझ लेना कि ये जो तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क से कनेक्ट है, इसका मतलब तंत्रिकाओं का काम ही होता है संवेदनाओं को ले जाना और लाने का काम होता है। चालक और प्रेरक न्यूरॉन्स होते हैं। आइए, यहां से ये काम करती है आपकी, आपने नाक के अंदर वायु को ग्रहण किया, वायु आपकी ऑल फैक्ट्री रीजन यहां पर वायु को टकराता है। वायु जैसे ही ऑल फैक्ट्री रीजन से टकराता है तो यहां से क्या होता है, उस वायु की संवेदनाएं पहुंच जाती है तंत्रिका की सहायता से आपके मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसका प्रोसेस करता है। प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि यहां से उस वायु का पता लगा लिया जाता है कि ये वायु गंदी है या सुगंधित है। तो सूंघने की जो क्षमता होती है, वो सूंघने की क्षमता कहां से पता चल गया आपको? ऑल फैक्ट्री रीजन से पता चल गया। याद रख लेना, ऑल फैक्ट्री रीजन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो घ्राण क्षेत्र होता है, ठीक है ना, घ्राण क्षेत्र होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है और वो सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। एक बात और बताऊं, आप मुझे बताइए कि डॉग और ह्यूमंस में से किसका घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है? मानव और कुत्ते के घ्राण क्षेत्र में से किसका घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है? तो सीधी सी बात है, जो खोजी कुत्ते होते हैं उनका घ्राण क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। मानव का घ्राण क्षेत्र इतना नहीं होता है, इसीलिए फौजी कुत्तों को रखते हैं और वो कुत्ते इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सूंघने की क्षमता होती है। बॉम्ब वगैरह अगर रखा हुआ होता है तो उनको वो सुगंध के द्वारा पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसी कारण से ये बातें मैंने आपको यहां पर बताई। ऑल फैक्ट्री रीजन याद रख लेना, यहां पर डॉग लिख रहा हूं मैं एक तो, और एक ह्यूमंस लिख रहा हूं। किसका ऑल फैक्ट्री रीजन बड़ा होता है? डॉग का, ठीक है ना। ये तो आपका बी पार्ट हो गया। आते हैं तीसरा सी पार्ट। यहां पर जो आपकी वायु होती है ना, अब यहां से वायु कहां पर आएगी? यहां पर वायु को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। वायु को गर्म किया जाता है यहां पर, और यहां से जो वायु गर्म होने के बाद में, मतलब इतनी गर्म नहीं होती है कि फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते फेफड़े जल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार कहते हैं मेरी आवाज इसलिए आती है क्योंकि मेरे नाक से गर्म वायु चली गई और जाने के तुरंत बाद मेरे स्वर यंत्र पर पड़ गई, इसलिए मेरे आवाज में कंपार्ट होना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस वायु को उतना गर्म करता है जितना उस नाक की सहनशीलता की क्षमता होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने को ये बात याद रखनी है कि यह जो सी वाला क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र को अपन नाम क्या देते हैं? तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन, श्वसन क्षेत्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? श्वसन क्षेत्र का नाम दिया जाता है। यह बात यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी।
ये नाक की मैंने बात कर ली, और यहां से जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है, यहां से वायु सीधी की सीधी प्रवेश कर जाती है आपके इस ग्रसनी वाले क्षेत्र के अंदर। किस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है? ग्रसनी वाले क्षेत्र के अंदर। इस ग्रसनी वाले क्षेत्र के अंदर वायु प्रवेश कर गई। जैसे ही ये वायु ग्रसनी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गई, तो ग्रसनी क्या करती है? आपको पता है कि ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है। मैं यहाँ पर ग्रसनी लिख देता हूं। यहाँ पर मैंने 3 भाग बताए, इन तीनों को याद रख लेना। नाक के 3 भाग होते हैं, इस तीनों को याद रखना। नाम तो पक्का याद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात कर रहा हूं मैं किसकी? ग्रसनी के ऊपर आया मैं। और ग्रसनी में मैं आपको बता दूं कि ये एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यहां से आपके मुंह से जो भोजन जाएगा और यहां से वायु आएगी। जैसे ही भोजन जाता है तो घाटी ढक्कन होता है, वो श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन है घाटी ढक्कन से ऊपर होते हुए आहार नाल के अंदर चला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? वायु और भोजन का क्रॉस होता है। क्या होता है? वायु और भोजन का क्रॉस होता है। एक बात आपको याद रखना है कि जो वायु और भोजन का क्रॉस मार्ग किसको कहते हैं? वायु और भोजन का क्रॉस मार्ग किसको कहते हैं? ग्रसनी को कहते हैं, ठीक है ना। फेरिंग्स को कहा जाता है। आई बात समझ में? इतनी सी बात है, याद रख लेना। और इससे आगे वायु को वायु मार्ग में भेज देता है, और यहां से होते हुए वायु चली जाती है आपके लैरिंग्स में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? लैरिंग्स में चली जाती है। आपको बता दूं कि लैरिंग्स क्या होता है। तीसरा भाग मैंने आपको बताया था, लैरिंग्स। जिसको अपन क्या कहते हैं? ये लैरिंग्स वाला भाग है, इसको स्वर यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र क्या होता है? आइए बात करते। आपको पता चल गया, नाम से स्पष्ट है। ऐसा यंत्र जो स्वर को उत्पन्न करे, स्वर यंत्र कहलाता है। सीधी सी बात है, जैसे ही आपकी जो वायु है यहां पर आई है, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, मैंने इसको स्वर यंत्र नाम दिया है। इस स्वर यंत्र के ऊपर कुछ कार्टिलेज पाई जाती है, जो आपकी उपास्थियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपास्थियां पाई जाती है, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिख दिया का इस लैरिंग्स के ऊपर पाई जाती है उपास्थियां उपस्थित रहती है। कार्टिलेज। और इस टोटल जो कार्टिलेज होती है, इन कार्टिलेज की संख्या होती है 9। एक कार्टिलेज इसमें सबसे बड़ी होती है, उस कार्टिलेज को अपन कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी कार्टिलेज। याद रख लेना, सबसे बड़ी उपास्थि। और सबसे बड़ी उपास्थि उपस्थित होती है, उस उपास्थि का नाम क्या है? थायराइड कार्टिलेज। अभी मैं बताऊंगा आपको थायराइड कार्टिलेज, थायराइड उपास्थि। अब कुछ बच्चे तो यहां पर कंफ्यूज हो गए, कुछ स्टूडेंटों की यहां से हवा निकलना शुरू हो गई। सर ने बता दिया थायराइड उपास्थि। इस थायराइड उपास्थि को आप थायराइड ग्रंथि से मत जोड़ना, ठीक है ना। वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां पर? तो यहां पर आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि सबसे बड़ी उपास्थि उपस्थित होती है, जिसको कहते हैं थायराइड उपास्थि। इस थायराइड उपास्थि को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी उपास्थि जो होती है, इस उपास्थि को हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। और ये जो एडम्स एप्पल होती है, ये एडम्स एप्पल केवल और केवल किसमें पाई जाती है?
ये मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल में ये एब्सेंट होती है। बात समझ में आई? किसमें पाई जाती है? केवल मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी उपास्थि है जिसका नाम है एडम्स एप्पल। अब ये उपास्थियां क्यों पाई जाती है? ये उपास्थियां इसीलिए पाई जाती है क्योंकि इनको क्या करना होता है, इस यहां से इसको मजबूती प्रदान करना होता है। ये जो एडम्स एप्पल पुरुषों के अंदर होता है सबसे बड़ा होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, आप ऐसे कीजिए, यहां पर हाथ लगाइए, ये आपको केवल और केवल मेल की बात कर रहा हूं, उनके अंदर आपको ये दिखाई देगा जिसको आप एडम्स एप्पल कहते हैं। ये एडम्स एप्पल की वजह से ही जो मेल होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो भारी हो जाती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, क्योंकि तारत्व कम हो जाता है और कम तारत्व की वजह से आवाज मोटी हो जाती है। महिलाओं के अंदर ये जो एडम्स एप्पल नहीं होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वायु जो कहां पर प्रवेश करती है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर कुछ झिल्लियां होती है, आपस में टकराती है। टकराने की वजह से जो सूचना होती है वो मस्तिष्क को पहुंचती है और मस्तिष्क उसको आवाज को प्रोसेसिंग करके वापस भेजता है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। और महिलाओं में ये जो एडम्स एप्पल नहीं उपस्थित होता है, इसके कारण से उनकी जो आवाज में तारत्व अधिक पाया जाता है और इस कारण से उनकी आवाज सुरीली पतली होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो प्यारे बच्चों। यहां तक तो बात हो गई लैरिंग्स की। किसकी बात हो गई? लैरिंग्स की। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं ट्रेकिया के ऊपर। मैंने कहा था ऊपरी पार्ट और निचला पार्ट। अब मैं बात करूंगा ट्रेकिया की। किसकी बात करने वाला हूं? ट्रेकिया की। देखो इधर नोज की बात की थी, नोज के बाद में अपन लोगों ने किसकी बात की थी? फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद में अपन लोगों ने बात की लैरिंग्स की, और लैरिंग्स के बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं निचला भाग। और उसमें पहला भाग कौन सा हो गया आपका? ट्रेकिया। ये है निचला भाग। यहां से चौथा ट्रेकिया। ट्रेकिया है, इसको अपन कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। ट्रेकिया जो होता है, इस ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? तो याद रख लेना, इस ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो लंबाई मैं आपको बता देता हूं कि टोटल ये यहां से यहां तक होता है, तो कहने का मतलब लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। ठीक है, ये जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। यहां पर इसके ऊपर बहुत सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं, उपास्थियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी कार्टिलेज पाई जाती है। इस तरीके से बहुत सारी कार्टिलेज, इसको जो कि आगे से तो इस तरीके से घूमी हुई रहेगी, पीछे से खुली रहती है। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारी कार्टिलेज पाई जाती है। ये कार्टिलेज काम क्या करती है? ये इस जो आपका जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया को मजबूती प्रदान करता है। तो क्या कार्टिलेज उपस्थित होती है, और कार्टिलेज का काम होता है किसको? ट्रेकिया को मजबूती प्रदान करना। क्या काम करना? ट्रेकिया को मजबूती प्रदान करना, यह काम होता है इसका। ठीक है, अब देखो यहां से आगे जैसे ही जाते हैं तो ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया दो भागों में बंट जाती है। देखो इधर
ट्रेकिया दो भागों में बंट गई। सबसे पहले तो आपने क्या कहा कि जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया जैसे ही दो भागों में बंट गया तो आप उसको नाम दोगे ब्रोंकाई। क्या नाम दो? ब्रोंकाई। और जैसे ही ब्रोंकाई आगे जब विभाजित हो जाता है तब किसमें बंट जाता है? ब्रोंकियोल्स। किसमें बंट जाता है? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जो होता है वो आगे जाकर बंट जाता है आपके एल्वुलाई। एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई, जिसको अपन कहते हैं कुपिका। ठीक है ना, एल्वुलाई, या इसको क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। इस तरीके से ये बनता है। और यहां पर समझो, ये जो ट्रेकिया, यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यदि ट्रेकिया का प्रथम विभाजन होता है उसको क्या कहोगे? ब्रोंकाई कहोगे। ट्रेकिया का दूसरा विभाजन ब्रोंकियोल्स कहलाता है, ठीक है ना। और ट्रेकिया का तीसरा विभाजन एल्वुलाई कहलाता है। ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन ब्रोंकियोल्स कहलाता है, ठीक है ना। ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन एल्वुलाई कहलाता है, ठीक है ना। ब्रोंकियोल्स का प्रथम विभाजन कुपिका कहलाता है, ठीक है ना। ये बातें याद रखने की है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर इस तरीके से ये होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। हिंदी वाले भी इसको ट्रेकिया याद रख लेना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई, सिंपल है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो इधर, यहां से जो ये जो ब्रोंकाई हो गई आपकी, यहां से ये बंट गया, तो यहां पर आपको देखो, यहां से ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स, ये बातें यहां तक तो अपनी होगी किसकी? ट्रेकिया के ऊपर अपन लोगों ने बात की। ट्रेकिया के बाद में अपन लोग आते हैं दूसरा भाग निचले पार्ट का, वो आपका कौन सा है? लंग्स। कौन सा हो गया? लंग्स। तो आपने ये समझ लिया कि ट्रेकिया कौन सी है, ये है। समझ गए ना कौन सा है ट्रेकिया? ये हो गया ट्रेकिया। और ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज। उपास्थियां जिसको कहते हैं, इसके ऊपर उपस्थित होती है, बहुत सारी उपास्थियां उपस्थित रहती है। यहां पर आते आते यहां पर जैसे ये कार्टिलेज दो भागों में बंट जाता है, एक भाग दाएं, एक भाग बाएं। आपको पता है कि निचले भाग में आपका अगला भाग आ गया है फेफड़ा, जिसको अपन कहते हैं लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स। और फेफड़ा भी आपको दो फेफड़े, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको अपन फुफ्फुस भी कहते हैं। यहां पर जो ये फुफ्फुस है, ये हो गया आपका दायां फेफड़ा, राइट लंग्स। और ये हो गया आपका बायां फेफड़ा, बायां फुफ्फुस, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट लंग। यहां पर क्या होता है कि ये दो भागों में बंट जाता है। बायां फेफड़ा होता है, यहां पर जो ये छोटा होता है, और दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा के बीच में हार्ट उपस्थित रहता है, और हार्ट थोड़ा सा आपके बाएं फेफड़े की तरफ झुका हुआ रहता है, इसीलिए यहां पर एक नोच पाई जाती है, जिस फेफड़े की नोच होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब देखो, जो ये लंग्स होते हैं, लंग्स भी दोहरा आवरण लिए होते हैं, लंग्स भी दोहरा। सबसे पहले लंग्स की बात करें तो लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, इसको कहते हैं पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, PULMNOLOGY।
पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और देखो यहां पर जो फेफड़े की दो झिल्लियां पाई जाती है, इन दोनों झिल्लियों, ये जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इन झिल्ली को कहते हैं एक्सटर्नल फ्लूरा और ये होती है इंटरनल फ्लूरा। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इसकी झिल्लियों को कहते हैं फ्लूरा, ठीक है ना। और जो इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जो कि फेफड़ों को घर्षण से बचाता है, ठीक है ना। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ये याद रख लेना। तो ये जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। और यहां पर आपको कुछ पसलियों के, यहां पर कटी हुई पसलियां आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये आपको जो बाहर दिखाई दे रही है, ये क्या है, पसलियां हैं, इसको कहते हैं कटी पसलियां। बताऊंगा इसका भी काम है जब आपको आगे, इसको मतलब रिब कार्टिलेज कह सकते हैं। आई बात समझ में। यहां तक आने के बाद में आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये आपका बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हार्ट दिखाई दे रहा है, और ये वाला भाग आपका जो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये है डायफ्राम। कौन सा भाग है, डायफ्राम हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि मैंने यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फेफड़े होते हैं दो, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। जो राइट फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है जिसमें 3 भाग होते हैं, और लेफ्ट फेफड़ा होता है वो छोटा होता है जिसमें 2 भाग होते हैं, और इसके अंदर कार्डियक नॉच पाई जाती है। अब देखो यहां से जो ये श्वास के अंदर जो आपको ब्रोंकाइज दिखाई दे रही है, और ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स के, ये देखो, ये तो सबसे पहला, अब देखो ये ट्रेकिया का प्रथम विभाजन, इसको तो अपन क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। और यहां पर देखो, यहां से ये दूसरा विभाजन, ये सभी आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये है आपका ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, ये ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद में इस तरीके से जो मैंने रेड मार्क से बनाई हुई है, इसको कहते हैं वायु कुपिकाएं, एल्वुलाई कहते हैं, या इसको कहते हैं वायु कुपिका। और यही वायु कुपिकाएं जो होती है, लगभग एक फेफड़े के अंदर 1 लाख वायु कुपिकाएं पाई जाती है, अधिक होती है कम। एक फेफड़े के अंदर 1 लाख वायु कुपिकाएं होती है, और यही वायु कुपिकाएं होती है जो कि क्या काम करती है, गैस और ब्लड का आदान प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है ना। इसीलिए अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, तो वो होती है वायु कुपिकाएं। मैंने कह दिया श्वसन तंत्र की, याद रख लेना, प्रश्न पूछा हुआ है, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, याद रखना, वायु कुपिकाएं, इसको कहते हैं वायु कुपिकाएं। ऐसे भी पूछ सकता है, आपके फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो भी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, वायु कुपिका को, एल्वुलाई को कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने यहां तक जो बातें बताई है वो बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको कोशिश की यहां पर समझाने की कि जो ये हार्ट होता है, ये बीच में रहने के कारण या फेफड़ों में आपको अंतर देखने मिलता है। वायु कुपिकाएं रेड मार्क से मैंने बनाई है, और यहाँ पर जो आपका प्लूरल फ्लूइड आपको देखने मिलता है, ठीक है, ये पर, और यहाँ पर जो फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है उसको फ्लूरा कहते हैं, ठीक है ना। ये अपन लोगों ने यहाँ पर बातें की है।
बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? और जो फेफड़ों का अध्ययन होता है उसको तो पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में अपना क्या रह जाता है, तो वहाँ पर अपन अगले वीडियो में अपन बातें करेंगे। एक तो मेरे को समझाना है आपको सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे, और वायु अंदर प्रवेश कैसे करती है, बाहर कैसे निकलती है, वायु दाब का अंतर किस कारण होता है, ये बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस वीडियोज को देखने के बाद में यदि आपको समझ में आया है तो ईमानदारी से आप एक लाइक करेंगे, और उसके बाद में आप इस चैनल को जीडी क्लासेस 96 को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और आगे से आगे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा, पता चल जाएगा कितने लाइक आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप ही हो जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हो, इसी वजह से हम आपके लिए आते हैं। ये ऊर्जा ही हमारे को आगे बढ़ाती है और आगे आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।